हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्मो को यहाँ यंग मास्टर की हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सरेआम बेरहमी से लोगों को जान से मार रहा था। इसलिए वो सिटी लॉर्ड के सामने ही उसके बेटे को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जिस चैलेंज के दौरान हम देखते हैं कि किन्मो ने यंग प्रिंस को जान से मार डाला। ये देखकर सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, मगर किन्मो बिजली की तेजी के साथ वहाँ से भागकर निकल जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने अपने सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ किन्मो के पीछे लगा दिए, जबकि वो खुद अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ ग्रैनी सी के पीछे पड़ गया था, ताकि वो उसे मारकर उससे ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर हासिल कर सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि सिटी में काफी सारा जबरदस्त फाइट चल रही थी। कई सारे सोल्जर्स ने मिलकर चारों तरफ से किन्मो को घेर लिया था, मगर तभी अचानक वहाँ पर डीमन कल्ट के हाल मास्टर्स आते हुए सारे के सारे सोल्जर्स को मारकर किन्मो को बचा लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने किन्मो को बता दिया था कि आधे से ज्यादा ड्रैगन सिटी तो उसी का है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यू का सामना सिटी लॉर्ड से हो चुका था। इसी वजह से आसमान पूरी तरीके से खून की तरह लाल हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांगलोंग ड्रैगन सिटी का आसमान अचानक से लाल होने लगा। ये देखकर तो किन्मो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने फनस से अपनी गॉड आइज एक्टिवेट कर ली, ताकि वो बादलों के ऊपर का नजारा देख सके। ऊपर देखने पर उसे जानने को मिलता है कि मिस यू ने तो यहाँ पर लोगों को मारकर लाशों की बारिश कर दी थी, और उन्हीं लोगों के खून से ही आसमान पूरी तरीके से लाल हो चुका है। यहाँ पर मिस यू का कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसका व्हाइट टाइगर या फिर उसकी निरल टेक्निक दोनों ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। किन्मो भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर की बीवी तो वाकई में काफी डेंजरस है, क्योंकि वो ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को बेरहमी के साथ मार रही थी। और अब समझ भी आ रहा था कि आखिर ये सब लोग उस ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर के पीछे क्यों पड़े हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लैक मास्टर भी दोबारा से ग्रैनी सी पर हमला करना चाहता था, लेकिन ग्रैनी सी उसके हाथों को उखाड़ चुकी। तभी अचानक सिटी लॉर्ड ने ग्रैनी सी पर हमला कर दिया। जिस अटैक को डॉज करते हुए मिस यू यहाँ पर उस ब्लैक मास्टर के सीने में एक बहुत बड़ा छेद कर देती है, जिसके साथ ही ब्लैक मास्टर का किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। अब पीछे की तरफ सिटी लॉर्ड, ये बुढ़ा और साथ ही साथ स्नेक लेडी बचे थे, जो दोनों ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस सीयू पर हमला करने लगे। जबकि मिस सीयू के लिए उन दोनों का मुकाबला करना जरा मुश्किल नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर काफी आसानी के साथ उस बुढ़ाओ की टोपी का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन काट देती है, जो देखकर दूसरी तरफ स्नेक लेडी ने यहाँ पर अपने कई सारे स्नेक्स को एक साथ समन करते हुए तेजी के साथ मिस सीयू पर हमला करने की कोशिश करी। लेकिन मिस सीयू की रफ्तार काफी तेज थी। वो उसके पीछे आते हुए अचानक यहाँ पर अपने हाथों में कुछ फूलों की पंखड़ियों को लेकर फूंक मारते हुए यहाँ उन स्नेक्स और साथ ही साथ उस स्नेक लेडी की तरफ थ्रो कर देती है, जो फूलों की पंखड़ियां काफी ज्यादा तेजदार थी। वो रास्ते में आने वाले उन सारे के सारे स्नेक्स को काटने के साथ साथ यहाँ पर स्नेक लेडी को भी काटकर जान से मार डालती है। आखिर में अब सिर्फ सिटी लॉर्ड ही बचा था, जो कि अपने कुछ हैंड साइंस बनाते हुए मिस सीयू को मारने के लिए अपने 8 एस्पेक्ट ऑफ पिरामिडल स्पिरिट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। जिस टेक्निक को एक्टिवेट करने की वजह से उसके आसपास यहाँ पर 8 ड्रैगन्स आ चुके थे। ये देखकर मिस सीयू का व्हाइट टाइगर तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ते उन ड्रैगन से टकराने लगा। लेकिन वो पिरामिडल ड्रैगन स्पिरिट्स वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थे, जो कि मिस सीयू के व्हाइट टाइगर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो देखकर मिस सीयू यहाँ पर सिटी लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहती है कि कहना पड़ेगा कि तुम्हारा ये 8 एस्पेक्ट ऑफ पिरामिडल स्पिरिट टेक्निक वाकई में कमाल की है, मगर ये मेरी डिवाइन स्किल के नजदीक भी नहीं पहुंचती। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ड्रैगन्स आगे की तरफ बढ़ते मिस सीयू पर अटैक्स कर रहे थे, लेकिन मिस सीयू उनके अटैक्स को काफी आसानी के साथ डॉज करने लगी। दूसरी तरफ नीचे से किन्मो भी ये सारी फाइट होता हुआ देख रहा था, और वो अपने मन में कहता है कि इस औरत का एटीट्यूड और इसकी बातें, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसे जानता हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद किन्मो समझ गया था कि जरूर ये मेरी ग्रैनी सी ही रूप बदल कर आई होगी। हालांकि किन्मो को अंदाजा नहीं कि ग्रैनी सी का असली रूप यही है, जबकि वो हमेशा डिस्गाइज रहकर ही उसके सामने रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्मो दोबारा से ऊपर की फाइट देखने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैनी सी ने यहाँ पर अपनी ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिटी लॉर्ड की ही टेक्निक को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। वो अपने थ्रेड से 8 एस्पेक्ट ऑफ पिरामिडल स्पिरिट बना देती है, जो देखकर तो सिटी लॉर्ड को अब समझ आ गया कि आखिर ये ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर इतना ज्यादा कीमती क्यों है, क्योंकि मैंने इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए पूरे 400 साल कल्टीवेशन करी, लेकिन इस औरत ने सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर मेरी पूरी की पूरी टेक्निक को कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सब सोचते हुए सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आकर खुद ही आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मिस सीयू पर हमला करने की कोशिश करने लगा, मगर मिस सीयू बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। वो उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगी। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि मिस सीयू की स्ट्रेंथ भी यहाँ सिटी लॉर्ड की बिल्कुल बराबर
हो चुकी थी। इसीलिए सिटी लॉर्ड ने वहां पर अपने कई सारे क्लोज बनाते हुए एक साथी मिस सीयू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मिस सीयू अपनी नीडल थ्रेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे क्लोज को खत्म कर रही थी। साथ ही साथ इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मिस सीयू अचानक सिटी लॉर्ड के हाथ से वही पुरानी नीडल बाहर निकाल लेती है, जो देखकर तो सिटी लॉर्ड परेशान हो गया था, क्योंकि असल में ये मिस सीयू की एक डिमोनिक आर्ट टेक्निक थी, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस सीयू ने ऑलरेडी सिटी लॉर्ड के अंदर अपने कई सारे थ्रेड्स को डाल दिया है और वो यहाँ पर इसी टेक्निक को एक्टिवेट कर चुकी, जिस वजह से हम देखते हैं कि फाइट के दौरान ही सिटी लॉर्ड अपने हाथ से निकलने वाले थ्रेड्स को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो इन थ्रेड्स को जितनी मर्जी बार काट ले, ये थ्रेड्स लगातार उसके हाथ से निकलते उसी ही जकड़ रहे थे, यानी कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड की पूरी बॉडी ही मिस सीयू के अंडर कंट्रोल आ चुकी है और अब सिटी लॉर्ड धीरे धीरे से खुद पर काबू खो रहा था। मिस सीयू यहाँ पर ये सब देखते हुए मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगी कि जब तुम्हारा बेटा मरा था तभी मैंने अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने थ्रेड्स को इंजेक्ट कर दिया। अगर तुम मेरे पीछे ना आते तो शायद तुम बैठकर कल्टीवेशन करते हुए इससे खुद को रिकवर कर लेते, लेकिन तुमने लालच में आकर मेरा पीछा करने की हिम्मत करी और इसी वजह से तुम मारे जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच में सिटी लॉर्ड की बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा थ्रेड्स निकलकर बाहर की तरफ उसे जकड़ रहे थे, वो खुद के ही बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जबकि दूसरी तरफ मिस सीयू उससे कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मैं आज के दिन तुम्हें वही मौत देने वाली हूँ जो कि मैंने तुम्हारी बीवी को दी थी, मैं तुम्हारी सोल को लॉक करके साथ ही साथ तुम्हारी स्किन से अपने लिए कपड़े बनाऊंगी। ये कहते साथ ही मिस सीयू ने फनो से अपनी डिमोनिक आर्ट ऑफ क्रिएशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी आसमान से इसी तरह से खून की बारिश होती रही और जंग चुके खत्म हो चुकी। इसी वजह से थोड़ी देर में आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाता है। नीचे की तरफ किन्मू यहाँ पर अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक सिटी लॉर्ड तेजी के साथ उसके सामने आ गया, जिसे देखकर तो किन्मू के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने सिटी लॉर्ड के बेटे की जो जान ली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड फौरन से किन्मू पर हमला कर देता है। ये देखकर तो किन्मू के होश पूरी तरीके से उड़ गए, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि सिटी लॉर्ड ने किन्मू पर हमला नहीं किया, बल्कि वो रास्ते में रुक चुका था। वो यहाँ पर किन्मू की टबली बचाते हुए कहता है कि ये मैं हूँ ग्रैनी सी, जो सुनकर किन्मू हैरान होते हुए यहाँ पर सिटी लॉर्ड को देखते हुए कहता है कि क्या कहा ग्रैनी सी, लेकिन ग्रैनी सी आखिर आपके पास सिटी लॉर्ड की स्किन कैसे आ गई? जो सुनकर ग्रैनी सी हंसते हुए यहाँ किन्मू को जवाब देते हुए कहती है कि बहुत अरसे पहले मैंने सिटी लॉर्ड की बीवी के कपड़े बनाकर उसे गाय में बदल दिया था, इसके बाद आज के दिन ही तुमने उसकी नजरों के सामने उसके बेटे की जान ले ली और उसके बाद मैंने उसे जान से मारकर उसे अपनी स्किन में बदल दिया। ये फैमिली वाकई में काफी ज्यादा बदनसीब थी, लेकिन इन्होंने लोगों पर बहुत सारे जुल्म किए और हर एक जुल्म करने वाले का अंजाम यही होना चाहिए। ये सब कहने के बाद ग्रैनी सी धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगी, जहाँ किन्मू भी उसे फॉलो कर रहा था। रास्ते में चलते चलते किन्मू ग्रैनी सी से सवाल करते हुए पूछता है कि ऊपर की तरफ जो सिटी लॉर्ड से एक औरत फाइट कर रही थी वो आप ही का रूप था ना, लेकिन ग्रैनी सी उसे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ यहाँ पर गार्ड सिटी लॉर्ड को देखकर फौरन से चौकन्ने हो गए थे, मगर साथ ही साथ वो सिटी लॉर्ड के साथ मौजूद यहाँ पर किन्मू को देखकर और भी ज्यादा शौक होते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि किन्मू ने सिटी लॉर्ड के बेटे की जान ली थी, तो भला वो अब यहाँ सिटी लॉर्ड के साथ इतने नजदीक क्या कर रहा है। दूसरी तरफ किन्मू यहाँ पर ग्रैनी सी से कहता है क्या मुझे आपका सारा के सारा प्लान समझ आ गया? आपने जानबूझकर सिटी लॉर्ड के सामने अपनी ग्रेट नरिशिंग डीमन स्क्रिप्चर का चारा बिछाया ताकि वो आपके पीछे पड़ जाए और आपके पीछे आने पर आपने उसे जान से मारकर उसे अपने कपड़ों में बदल दिया, जिसकी वजह से अब यान किंगडम को मालूम ही नहीं होगा कि वो सिटी लॉर्ड की बजाय आपसे मिल रहे हैं और आप आसानी के साथ उनके खिलाफ प्लानिंग भी कर पाओगे। ग्रैनी सी कहना पड़ेगा आप तो कमाल की हो। जो सुनकर ग्रैनी सी भी मुस्कुराकर जवाब देती हुई कहती है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, अब यान किंगडम की आर्मी इस तरफ आ रही है, इसलिए मैंने सिटी लॉर्ड की बॉडी पर कब्जा करती इस पूरी की पूरी सिटी को ही अपना बना लिया। मैं तो बस सिर्फ यान किंगडम के नेशन मास्टर से मिलने के लिए काफी सारा एक्साइटेड हूँ। जो सब कहते हुए ग्रैनी सी इवल्स की तरह मुस्कुरा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यहाँ जू ड्रैगन हॉल मास्टर किन्मू की ग्रैंडपा जिया को भी ढूंढकर उसके पास ले आए थे, जिन्हें देखकर किन्मू फौरन उनके पास आकर कहता है कि ग्रैंडपा जिया आप ठीक तो हो ना, आखिर आप थे कहाँ पर और आपको कुछ हुआ तो नहीं? अजू ड्रैगन हॉल मास्टर यहाँ पर किन्मू को बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा जिया को कुछ नहीं हुआ, ये एक नंबर का इडियट है, क्योंकि ये जुए के अड्डे पर जुआ खेलने गया था और सब लोगों की नजरों के सामने कार्ड्स बदल रहा था। ये उन लोगों से कहता है कि बाहर की तरफ देखो वहाँ पर एक डिवाइन बर्ड है और जैसे वो लोग बाहर की तरफ देखते ये फौरन कार्ड्स बदल देता। इसी तरह शुरू में तो ये जुए में जीतता रहा, लेकिन जैसे उन लोगों को इसकी चालाकी का मालूम हुआ इन्होंने उसे गैम्बलिंग रूम से बाहर पटक दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा जिया किन्मू के साथ बातें करते हुए कह रहा था कि वैसे आज के दिन मैंने एक बहुत बड़ी मुर्गी देखी जिसके साथ उसका चूजा भी था और इस मुर्गी और चूजे के पीछे पूरा की पूरा शहर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। जो सुनकर किन्मू हैरान होते हुए कहता है लेकिन मुझे आखिर वो मुर्गी और चूजा कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दिए? जबकि ग्रैनी सी गुस्से के साथ पीछे की तरफ पलटकर यहाँ ग्रैंडपा जिया को डांटते हुए कहती है कि ये अंधा हम दोनों का मजाक उड़ा रहा है। जो सुनकर अब किन्मू को भी समझ आ गया था कि असल में ये मुर्गी ग्रैनी सी और चूजा मुझे बोल रहा था, इसलिए वो भी ग्रैंडपा जिया पर गुस्सा होने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इसी तरह से धीरे धीरे चलते हुए एक रेस्टरूम में बैठकर आराम से बातें करने लगे, जहाँ पर सिटी लॉर्ड यानी कि ग्रैनी सी
ग्रैंडपा जिया से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ तुम्हें गैम्बलिंग रूम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानने को मिली। जो सुनकर दूसरी तरफ ग्रैंडपा जिया बताता है कि मेरी मुलाकात गैम्बलिंग रूम में सार्जेंट वू से हुई, जो कि सिटी लॉर्ड का एक बहुत ही खास मेंबर है, और उसकी वजह से मुझे मालूम हुआ कि सिटी लॉर्ड ने अपने सारे के सारे आर्मीज को कैंप रेडी करने का ऑर्डर दिया है। ये कैंप इतने बड़े हैं कि उसमें 10 मिलियन की आर्मी भी इकट्ठा होकर रह सकती है। इसी से मालूम हो जाता है कि यान किंगडम कई सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर इस वक्त लेकर यहाँ ज़ियांगलंग ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कई मिलियंस ऑफ एयरशिप्स होंगे और वो एयरशिप्स बहुत खतरनाक लेवल की तबाही मचा सकते हैं। किन्मो पहले ही उनमें से एक एयरशिप की ताकत को देख चुका है जिसने यूलोंग रिवर को लाशों से भर दिया था, इसलिए वो डासू कॉन्टिनेंट पर आने वाले इस खतरे को लेकर काफी सारा परेशान हो रहा है। ये आर्मी डासू कॉन्टिनेंट के अंदर से गुजरते हुए ज़ियांगलंग ड्रैगन सिटी में आकर आराम करेगी। ये सारी बातें सुनकर यहाँ ग्रैनी सी ग्रैंडपा जिया से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुमने विलेज चीफ और बाकी सब लोगों को इसके बारे में बता दिया, जिस पर ग्रैंडपा जिया जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो लोग भी तेजी के साथ ज़ियांगलंग ड्रैगन सिटी ही आ रहे हैं। जो सुनकर तो ग्रैनी सी फौरन से खड़े होकर यहाँ पर अजूर ड्रैगन हॉल मास्टर जिसका नाम किंग लोंग था उसे फौरन बुलाकर अपने पास कहती है कि जाकर सारे के सारे हॉल मास्टर को तैयार होने के लिए बोल दो। जो सुनकर मास्टर किंग लोंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। दूसरी तरफ ग्रैनी सी ने यहाँ पर ग्रैंडपा जिया से भी कह दिया था कि तुम्हें तो प्लान का हिस्सा मालूम होगा, तो हम लोग प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। साथ ही साथ ग्रैनी सी ने यहाँ पर किन्यू को भी बोल दिया था कि तुम सिटी गेट की तरफ जाओ, वहाँ पर तुम सिटी लॉर्ड और बाकी सब लोगों का इंतजार करना जब मैं खुद यान किंगडम के जनरल किन और उसके साथियों की तरफ जा रही हूँ, ताकि मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक टालकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। किन वो ग्रैनी सी की ये सारी बातें सुनने के बाद जितना तेजी से हो सके फौरन सिटी गेट की तरफ भागना शुरू हो गया, और साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि जल्दी एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यू यहाँ सिटी गेट के पास पहुंच गया था। वो अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद दोनों पिलर्स की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये ड्रैगन पिलर्स कहीं अरसे से ज़ियांगलंग ड्रैगन सिटी को अंधेरे से बचाकर रखे हुए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग के कारण ये दोनों पिलर डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि इस वजह से पूरी की पूरी सिटी अंधेरे में धकेल दी जाएगी सिवाय पैलेस के, क्योंकि पैलेस के ऊपर बड़ा सा स्टार स्टोन था जो कि पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ किन्मो भी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे वहाँ पर प्रिंसेस जूजी की आवाज सुनाई दी, जिसे देखकर किन्मो फौरन उसके पास आते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर प्रिंसेस जूजी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि मैं ज़ियांगलंग ड्रैगन सिटी की खूबसूरती को ऊपर से देख रही थी। ये जगह यान किंगडम से काफी सारा खूबसूरत है, चलो तुम भी मेरे साथ आकर यहाँ से इस नजारे को एंजॉय करो। जो सुनकर किन्मो भी धीरे से प्रिंसेस जूजी के पास आकर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सिटी वाकई में काफी खूबसूरत है। दूसरी तरफ प्रिंसेस जूजी किन्मो से सवाल करते हुए कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही तुमने सिटी लॉर्ड के बेटे की जान ले ली, वो तुम्हें चारों तरफ सिटी में ढूंढ रहा है, तुम आखिर चुप क्यों नहीं जाते, यहाँ सिटी गेट पर तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि यान किंगडम की आर्मी यहाँ पर आ रही है और मैं सिटी गेट पर रुका हुआ हूँ ताकि मैं उन सबको रोक सकूं। ये सुनकर तो प्रिंसेस जूजी के चेहरे पर मुस्कान अचानक से गायब हो गई। वो किन्मो से कहती है कि अगर ये सिटी यान किंगडम के सामने खुद को सबमिट कर भी दे तो भला इसमें क्या बुराई है, क्योंकि जब मैं शुरू में इस डाजू कॉन्टिनेंट और साथ ही साथ ज़ियांगलंग ड्रैगन सिटी आई थी तो ये जगह मुझे बिल्कुल ओल्ड यान किंगडम की तरह दिख रहा था, क्योंकि यान किंगडम भी जब नया बना था तो चेंगशेंग मैन क्लैन वालों ने इस चीज का फायदा उठाया। उन लोगों ने यान किंगडम पर कब्जा करते हुए डिवाइन डिग्री को पूरी तरीके से नाफिज कर दिया, जिस डिवाइन डिग्री में उन लोगों ने नॉर्मल लोगों पर जानवरों से भी ज्यादा बदतर जुल्म किए। हद से ज्यादा वो जगह खराब हो चुकी थी, चारों तरफ भूख मरी और लोग एक दूसरे को खाने पर तुल गए थे। इसलिए हमारा अभी का जो एम्परर है उसने यहाँ पर चेंगशेंग मैन सेट के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ये जंग पूरे 600 साल तक चलती रही, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तब तक नहीं जब तक नेशन मास्टर आ गए। उनके आने के बाद उन्होंने चेंगशेंग मैन सेट को पूरी तरीके से खत्म करके चारों तरफ इंसाफ और अमन कायम कर दिया। ये सुनकर किन्मो यहाँ धीरे से प्रिंसेस जूसी के पास बैठते हुए कहता है कि नेशन मास्टर, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, इवन कि मास्टर गुली ने भी उसे अपने डिसाइपल के तौर पर मेंशन करा था। मैंने सुना है कि नेशन मास्टर ने दुनिया भर के कई सारे सोर्ड्समैन को इकट्ठा किया और उन सबकी सोर्ड टेक्निक को मर्ज करते उसने खुद की एक न्यू सोर्ड टेक्निक बना दी, इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो डाजू कॉन्टिनेंट में आकर यहाँ पर कब्जा क्यों करना चाहता है। जो सुनकर प्रिंसेस जूसी जवाब देते हुए कहती है कि इंसाफ और अमन कायम करना इतना भी आसान काम नहीं। नेशन मास्टर ने जब से यान किंगडम में अमन कायम किया तब से कई 100 सेक्ट हमारे खिलाफ जुड़े हुए हैं और उन सेक्ट्स के खिलाफ फाइट करने में हमारे मैजिकल आर्ट्स और हमारी टेक्निक्स थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। इसी वजह से हम डाजू कॉन्टिनेंट पर कब्जा करके यहाँ ट्रेजर्स हासिल करना चाहते हैं। जो सुनकर तो किन्मो को गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि उन्हें डाजू कॉन्टिनेंट के लोगों से कोई मतलब नहीं, वो यहाँ पर इंसाफ के लिए नहीं आ रही बल्कि उन्हें यहाँ के ट्रेजर चाहिए ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके। अगर एक बार यान किंगडम ने इस डाजू कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो यहाँ के नॉर्मल लोगों को जीने भी देंगे। जो सुनकर प्रिंसेस जूसी जवाब देते हुए कहती है कि बेशक नेशन मास्टर उन सब लोगों को अपना लेगा। यान किंगडम डाजू कॉन्टिनेंट के लोगों को अपने बच्चों की तरह पालेगा तब तक जब तक वो हमारे नेशन मास्टर के सामने झुक कर रहे और कभी भी उनके खिलाफ बगावत ना करे। जो सुनकर किन्मो
जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को गुलाम बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी डाजू कॉन्टिनेंट के लोगों को अलग ही रूल्स और लॉ है, वो कभी भी तुम्हारी यान किंगडम के साथ जुड़ नहीं सकते। आज तक तुम्हारी यान किंगडम को कोई हरा नहीं पाया, इसी वजह से उन लोगों को खुद पर गरूर हो चुका है। लेकिन ये डाजू कॉन्टिनेंट कोई नॉर्मल जगह नहीं। अगर एक बार उन लोगों ने डाजू कॉन्टिनेंट में कदम रख दिया तो उन्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ेगा जिससे वो लोग जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। किन्मो की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस यूजी समझ गई थी। वो किन्मो से कहती है कि मैं यान किंगडम से बिलोंग करती हूँ, इसलिए जो भी मेरे यान किंगडम के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन है। ये सुनकर दूसरी तरफ किन्मो भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं डाजू कॉन्टिनेंट का एक मेंबर हूँ, मैं कभी भी अपनी डाजू कॉन्टिनेंट के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। ये सब सुनकर तो प्रिंसेस यूजी का दिल टूट गया था। वो किन्मो से कहती है कि ठीक है, अगर हम लोगों का सामना बैटलफील्ड में हुआ तो मुझसे रहम की कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगी। जो सुनकर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और इसी के साथ इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। असल में प्रिंसेस यूजी की नजरों में नेशन मास्टर एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो इस दुनिया का भला करेंगे। और दूसरी तरफ किन्मो अपनी डाजू कॉन्टिनेंट के साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। इसी वजह से ये लोग ना चाहते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल किन और सिटी लॉर्ड यानी कि ग्रैनी सी के दरमियान कोई नेगोशिएशन हो चुकी थी, जिस डील के मुताबिक यान किंगडम की आर्मी यहाँ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी में आ सकती है। इसलिए सिटी लॉर्ड यानी ग्रैनी सी ने यहाँ पर अपने सारे के सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया था कि रास्ते साफ करवा दो, कोई भी यान किंगडम की आर्मी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो सुनकर सोल्जर्स ऐसा ही करने लगे, लेकिन असल में ये सब कुछ एक चाल थी। दूसरी तरफ लॉर्ड किन को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए जनरल किन यहाँ पर एक फ्लेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने फादर को मैसेज भिजवा देते हैं, जिसे देखकर दूर से जनरल किन का फादर लॉर्ड जियान यहाँ पर इस मैसेज को देखते ही अपनी बड़ी सी आर्मी को लेकर तीसी के साथ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की तरफ रवाना होने लगा। साथ ही साथ मास्टर जियान के साथ यहाँ पर मास्टर गुली भी मौजूद थे, जिन्हें मास्टर जियान ने बता दिया था कि मेरे बेटे ने सिटी लॉर्ड के साथ कोई ना कोई डील कर ली है, हमें हमारी आर्मी के साथ वहाँ पर जाने का मैसेज मिल चुका है। जो सुनकर मास्टर गुली खुश होते हुए कहता है कि सच में आपका बेटा बहुत ही ज्यादा कमाल का इंसान है, उसने इस डील को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। एक बार डाजू कॉन्टिनेंट पर हम कब्जा कर ले, उसके बाद एम्परर यकीनन उसे एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। इसी तरह से बातें करते हुए ये लोग अपने एयरशिप और बड़ी सी आर्मी को लेकर धीरे धीरे से यहाँ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी की तरफ ही बढ़ रहे थे, जहाँ चलते चलते इन्हें अचानक अपने सामने डिवाइन सेवरिंग माउंटेन देखने को मिला, जिसे देखते हुए मास्टर जियान बताता है कि मैंने सुना है कि गॉड्स ने इस माउंटेन को बीच से काट दिया था। यही माउंटेन डाजू कॉन्टिनेंट को बाहर की दुनिया से अलग करता है, साथ ही साथ यही डार्कनेस को अंदर की तरफ रोक कर रखता है, वरना पूरी की पूरी दुनिया इस डार्कनेस के लपेट में आ जाती। जो सुनकर मास्टर जियान का एक साथी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक बार हम इस माउंटेन को पार कर ले, उसके बाद हम डाजू कॉन्टिनेंट की टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से 20 मील की दूरी पर ही जियांगलोंग ड्रैगन सिटी मौजूद है। मास्टर जियान यहाँ पर उसकी बातें सुनकर उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि जनरल युआन, अपने सारे के सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दे दो कि हमें तीसी के साथ जियांगलोंग ड्रैगन सिटी पहुंचना होगा, वो भी अंधेरा होने से पहले पहले। जो सुनकर जनरल युआन बिल्कुल ऐसा ही करता है, उसने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को रफ्तार बढ़ाने का मैसेज भिजवा दिया था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि हवा में एयरशिप्स थे, जबकि जमीन पर भी यान किंगडम की एक बहुत बड़ी आर्मी मौजूद थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी यान किंगडम की एक बहुत बड़ी आर्मी मौजूद है। ये तीनों आसमान की, जमीन की और पानी वाली आर्मी यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए तीसी के साथ ड्रैगन सिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। किन्मो दूर से ही अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट करके ये सब होता हुआ देख रहा था। वो परेशान होते हुए कहता है कि यान किंगडम की आर्मी इतनी पास आ चुकी, आखिर विलेज चीफ और बाकी के सारे ग्रैंडपास इस वक्त यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं? लगता है कि मुझे अकेले इस आर्मी के साथ फाइट करना होगा। जो कहती है किन्मो जंप करते हुए ड्रैगन के हेड पर आकर खुद को फाइट के लिए तैयार कर देता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा डेफ पहुंच जाते हैं, जिन्हें पेंटिंग करने का शौक था। और सच कहूँ तो ग्रैंडपा डेफ की इस पेंटिंग टेक्निक को देखकर मुझे कभी भी ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिखाई थी। इवन की किन्मो भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोच रहा था, इसलिए वो यहाँ पर ग्रैंडपा डेफ से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर अकेले क्यों आए, बाकी के ग्रैंडपास कहाँ पर है? क्योंकि इस वक्त सामने आने वाली आर्मी 10 मिलियन से भी ज्यादा है। जिस पर ग्रैंडपा डेफ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये 10 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जो कि तीसी के साथ हमारी तरफ बढ़ रही है। किन्मो को भी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं थी। वो ग्रैंडपा डेफ से सवाल करते हुए कहता है कि अगर आपको ये सब मालूम है तो आप ये भी जानते होंगे कि हम दोनों मिलकर इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आखिर बाकी के ग्रैंडपास यहाँ पर आए क्यों नहीं? ये सुनते ही ग्रैंडपा डेफ ने फन से अपना ब्रश बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो किन्मो को जवाब देते हुए कहता है कि आज वक्त है कि तुम सीख लो, इस दुनिया में सारी की सारी फाइट सिर्फ हथियारों से नहीं होते, बल्कि और भी जंग जीतने के कई सारे तरीके हैं। तुमने आज से पहले कलम की रियल ताकत नहीं देखी, आज के दिन तुम वो भी देख लेना। जो कहती है डेफ ग्रैंडपा फौरन हवा में जंप करते हुए अपनी ब्रश किंग चारों तरफ फैलाने लगे, जिसकी वजह से आसपास की पूरी जगह उनकी एक पेंटिंग की तरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे वो पेंटिंग मैप कहकर पुकारते थे। इस पेंटिंग मैप में ग्रैंडपा डेफ जो भी क्रिएट करेगा बाहर की तरफ रियलिटी में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रैंडपा डेफ ने बादलों के साथ
छेड़छाड़ी करते हुए अचानक वहाँ पर थंडर बरसाना शुरू कर दिए। पेंटिंग की तरह यहाँ बाहर की तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही होने लगा। हम देखते हैं कि आसमान से तेजी के साथ नीचे की तरफ बिजलियां कड़कना शुरू हो गई थी, जो देखकर किन्मो तो काफी सारा सरप्राइज दिखाई दे रहा था। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।